हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सैनी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेकेमी में। ऑर्गेकेमी जो हमारा चैनल है, उस चैनल में हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो कंसेप्ट्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमारे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं इस चैनल पर, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, ऑल्दो मैं कहूं मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ऑर्गेनिक में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। प्रॉब्लम इस तरह से फेस करनी पड़ रही है, मेजर जो प्रॉब्लम है बच्चों की वो ये है कि हमें ऑर्गेनिक याद नहीं रहती। हम बहुत कोशिश करते हैं पर फिर भी जब उसे अप्लाई करना होता है तो हमारी चीजें मिक्स हो जाती हैं और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस जगह किस चीज को अप्लाई करना है। बच्चों, ये थ्योरी जो आपने बना रखी है अपने दिमाग में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही जटिल टिपिकल सब्जेक्ट है, ये गलत है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा बच्चों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब क्वेश्चन पुट अप होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो एक ही टाइम में बड़ी एक्यूरेसी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट ये चीज कब होगी? जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स हमारे अच्छे से क्लियर होंगे, और वो बेसिक कंसेप्ट ही हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। हमारा ये वीडियोस बनाने का जो पर्पस है वो यही है कि हम आपको जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन्हें मिनिमाइज कर सकें और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग बना सकें। हमारे जो वीडियो हैं वो मैक्सिमम फोकस है उन बच्चों पे जो एवरेज होते हैं किसी भी चीज को लर्न करने में। बच्चों, घबराइए नहीं, भागिए मत किसी भी चीज से, फेस करिए। एक बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिए, बार बार देखिए, तब तक देखिए जब तक कि आपको रियलाइज नहीं हो जाता कि मैं अब इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पा रहा हूं, अब मैं इस कंसेप्ट के साथ अच्छे से डीलिंग कर पाऊंगा। और फिर आप देखिएगा बच्चों, जो प्रॉब्लम आज आपको ऑर्गेनिक में फेस करनी पड़ रही है, आपको लगेगा वो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। ओके बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि हमारे वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं अभी वो है जीओसी। जीओसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जीओसी में हम जितनी भी चीजें समझते हैं, सीखते हैं, वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होती है। तो ये टॉपिक अगर हमारा अच्छे से समझा हुआ है तो हमारी 50% प्रॉब्लम्स वैसे ही मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक, तो लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी है, उन क्लासेस में हमने डिस्कस करा है जीओसी के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, और इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट्स देखा था। बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे और अब आपको रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि एक लेवल अप है जीओसी में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम करते क्या है? हम केमिकल रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म होती है उसकी स्टडी करते हैं। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो वो किस प्रोसेस को फॉलो करती है, किस तरह से एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो रिएक्शन हमेशा स्टार्ट होती है रिएक्टेंट से। कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? रिएक्टेंट से, राइट।
और रिएक्टेंट से स्टार्ट होके वो सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट में जाती है। रिएक्टेंट से स्टार्ट होके कहां जाती है? किसी ट्रांजिशन स्टेट या किसी इंटरमीडिएट स्टेट में जाती है। और ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट में जाने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये किसी भी रिएक्शन का एक पाथ होता है जिसे वो फॉलो करती है। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है जरा देखिएगा। स्टार्ट हमेशा होगी रिएक्टेंट से, स्टार्ट हमेशा होगी रिएक्टेंट से, और रिएक्टेंट से स्टार्ट होके वो कन्वर्ट होगी किसी ट्रांजिशन स्टेट और किसी इंटरमीडिएट स्टेट, किसी ट्रांजिशन स्टेट और किसी इंटरमीडिएट स्टेट में कन्वर्ट हो। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट अगर किसी रिएक्शन में आ चुकी हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर रिएक्टेंट से शुरू करने के बाद अगर रिएक्शन में ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट स्टेट आ चुकी है, देन ये कंफर्म हो जाता है कि ये रिएक्शन प्रोडक्ट तक जाएगी, ये रिएक्शन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, उस रिएक्शन में हमें कभी भी प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा। क्लियर है? तो प्रोडक्ट आने के लिए जरूरी है कि रिएक्शन कहां पहुंचे, वो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट में पहुंचनी चाहिए। और जैसे ही ये बनती है देन आगे ये कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। इस तरह से इस पाथ को फॉलो करती हैं कोई सी भी केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? अब कहा जाता है कि ये जो पाथ है जिसको फॉलो करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस पाथ में 2 और मोर देन 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा समझिएगा। माना कि किसी केमिकल रिएक्शन में सिंगल ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और सिंगल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस केस में ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगी। फर्स्ट स्टेप रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्मेशन, और सेकेंड स्टेप ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन। क्लियर? बट अगर हम ये कहें कि रिएक्शन में मोर देन 1 ट्रांजिशन स्टेट और मोर देन 1 इंटरमीडिएट स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस केस में यहां पर बहुत सारे स्टेप आएंगे क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, तो वहां हम कहेंगे कि रिएक्शन मोर देन 2 स्टेप हो रही है। बट जो पाथ फॉलो होगा वो सेम होगा। रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट, देन these intermediate state and transition states are convert into product. पाथ यही फॉलो होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ओके बच्चों, अब हमें मैकेनिज्म को डिफाइन करना हो। अगर हमें एक मैकेनिज्म की डेफिनेशन बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे? तो देखिए बच्चों, यहां से ये कोई केमिकल रिएक्शन ही है जिसका हमने यहां रिप्रेजेंटेशन लिखा है। अब हम कह रहे हैं कि मुझे इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करनी है, इसकी मैकेनिज्म को डिफाइन करना है। तो इसकी मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है? दिस इज 1 स्टेप एंड दिस इज अनदर स्टेप। ठीक, तो अगर मैं इस स्टेप की स्टडी कर रहा हूं, रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट स्टेट, और इस स्टेप की स्टडी कर रहा हूं ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो क्या मैं इसकी डिटेल्ड स्टडी कर चुका हूं क्या? और किसी भी रिएक्शन के हर एक स्टेप की जो डिटेल्ड स्टडी होती है उसी को हम उस रिएक्शन की मैकेनिज्म कहते हैं। किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन के हर एक स्टेप की जो डिटेल स्टडी होती है वही उस रिएक्शन की मैकेनिज्म कहलाती है। क्लियर? राइट? तो हम यहां पर लिख सकते हैं डेफिनेशन step by step detailed study
of a chemical reaction is known as mechanism. क्लियर है बच्चों? किसी भी रिएक्शन की स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड स्टडी उस रिएक्शन की मैकेनिज्म कहलाती है, उसे उस रिएक्शन की मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, अब किसी भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनके साथ हम डीलिंग करते हैं। वो पॉइंट्स, वो स्टेप्स क्या है, हमें ये समझना होगा। और ये पॉइंट्स और ये स्टेप्स समझने के बाद हम किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म को बड़े इजी वे में समझ पाएंगे और उसके साथ में डीलिंग कर पाएंगे। ओके, तो कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में, वो हम समझते हैं। तो कहा जाता है बच्चों कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ड्यूरिंग mechanism of a chemical reaction, following steps are involved. वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग मैकेनिज्म? तो सबसे पहला स्टेप्स होता है इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ओके, सेकंड जो इसके अंदर होता है वो होता है बॉन्ड फिशन होता है बच्चों, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स होता है। किसी भी रिएक्शन में हमने कहा इंटरमीडिएट स्टेट आती है, तो उस इंटरमीडिएट स्टेट में किस टाइप के इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, ये हम समझते हैं इस थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप होती है बच्चों इसमें टाइप ऑफ मैकेनिज्म। इस स्टेप में हम ये समझते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें किस टाइप की मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, वो किस टाइप की मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका हम जानकारी लेते हैं, उसे हम समझते हैं फोर्थ स्टेप। इस तरह से वन बाय वन हर एक स्टेप को हम समझेंगे और पूरी की पूरी मैकेनिज्म को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो स्टेप है मैकेनिज्म का, एक्चुअल में क्या है और इसमें क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो टर्म है उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट से क्या समझ में आ रहा है? यस, डिस्प्लेसमेंट मीन्स किसी का डिस्प्लेस्ड होना, किसी का मूव करना। डिस्प्लेसमेंट मीन्स मूवमेंट, और किसकी मूवमेंट? तो यहां से हमें दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। यानी ये जो स्टेप होगा इसमें एक्चुअल में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। अब वो मूवमेंट कैसे होती है? तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड होता है बच्चों टेम्परेरी
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। दो टाइप से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है बच्चों? देखो बच्चों, कोई भी चीज टिपिकल नहीं होती, बस जरूरी है कि वो चीज हमने कितनी अच्छे से समझ रखी है। अगर अच्छे से समझ रखी है तो हमारे लिए वो इजी होती है, और अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, अच्छे से समझी हुई नहीं है, तो हमारे लिए वो टिपिकल हो जाती है। इसलिए किसी भी चीज को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, और फेयर रहना जरूरी है, ईमानदार रहना जरूरी है कि अगर हमें कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो हम उसे क्लियर करें। अगर हमारे किसी भी वीडियो में किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी प्रॉब्लम को हमें सेंड करिएगा, हम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। बट किसी भी डाउट को लेके आगे मत बढ़िएगा, डाउट को आप हमेशा क्लियर करके ही आगे बढ़िएगा, ठीक है? तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप का है? दो टाइप का, परमानेंट और टेम्परेरी। अब बच्चों, इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में एक बेसिक डिफरेंस होता है। वो बेसिक डिफरेंस क्या है हमें मालूम होना चाहिए। देखिए मैं समझाता हूं। टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में ये जो टेम्परेरी वर्ड है ये किसी लॉजिक से लगाया गया है। लॉजिक क्या? टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो हमेशा नहीं होता, जो हमेशा ऑब्जर्व नहीं होगा, कभी कभी ऑब्जर्व होगा। अब ये जो कभी कभी टर्म हम बोल रहे हैं वो किस पर्पज से बोल रहे हैं? क्यों हमेशा नहीं होगा, कभी कभी ही होगा, और वो कभी कभी कब होगा? तो कहते हैं बच्चों कि ये जो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ये केवल और केवल तभी ऑब्जर्व होगा जब रिएजेंट प्रेजेंट होगा। रिएक्शन मीडियम में जब रिएजेंट प्रेजेंट होगा तभी टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व होगा। अगर रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है, अगर रिएजेंट वहां एब्सेंट है, उस केस में टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो यहां जो कभी कभी कह रहे हैं अपन, उससे हमारा मतलब क्या है? रिएजेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। प्रेजेंट है देन ऑब्जर्व होगा, एब्सेंट है देन ऑब्जर्व नहीं होगा। क्लियर है? तो हम यहां लिखेंगे ऑब्जर्व ओनली in the presence of reagent। क्लियर है बच्चों? अगर रिएजेंट है देन ये ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब है? तो परमानेंट में ये जो परमानेंट टर्म है इसका मतलब है ऑलवेज, हमेशा। ये वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है जो हमेशा ऑब्जर्व होगा। हमेशा से मतलब है चाहे रिएजेंट प्रेजेंट हो चाहे रिएजेंट एब्सेंट हो। रिएजेंट की प्रेजेंस और एब्सेंट का यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएजेंट प्रेजेंट हो तो भी ऑब्जर्व होगा और रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है तो भी ऑब्जर्व होगा। इट मींस हमेशा ऑब्जर्व होगा। रिएजेंट का रोल ही नहीं है, जबकि वहां रिएजेंट का रोल है और यहां रिएजेंट का रोल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑलवेज ऑब्जर्व, ऑलवेज ऑब्जर्व। और हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व नॉट ओनली presence of reagent, even absence of reagent, absence
ऑफ रिएजेंट। क्लियर है बच्चों? ये प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट भी होगा और एब्सेंस ऑफ रिएजेंट भी होगा। इट मींस ऑलवेज ऑब्जर्व होगा, बट ये ऑलवेज नहीं होगा, केवल रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑब्जर्व होगा, एब्सेंट में नहीं होगा। क्लियर? राइट। अब कहते हैं कि टेम्परेरी जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो एक जनरल सा क्वेश्चन बनता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है? तो हमें कहना आना चाहिए इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट जो है ये टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। अब हमसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्यों है, तो हम कह देंगे क्योंकि इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट ऑब्जर्व ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होता है जब रिएजेंट प्रेजेंट होता है। तो अगर रिएजेंट की प्रेजेंस में ही ऑब्जर्व होगा देन किस टाइप का होगा? टेम्परेरी। क्लियर? और ये जो परमानेंट है ये 3 टाइप का होता है। इसके 3 एग्जांपल हैं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा आता है मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। और थर्ड आता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये 3 टाइप हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के। क्लियर है बच्चों? यहां तक जो हमने पढ़ा है आप इसे रिवाइज करिएगा, समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये चीज समझने में हेल्प मिले, इसलिए आप भी समझिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बार देखिए और तब तक देखिए जब तक कि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता। कोशिश करिए, अगर कोशिश ईमानदार होगी रिजल्ट आपके फेवर में होंगे, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्कोरिंग होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर कर पाएं और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में आसानी हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को मैं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और बात करेंगे इन चारों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो 4 इफेक्ट हैं, 3 परमानेंट और एक टेम्परेरी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिएक्शन मैकेनिज्म जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें इन चारों को अच्छे से समझने के बाद हमें 50% ऑर्गेनिक के साथ डीलिंग करना इजी हो जाएगा। ठीक, तो आप इन्हें अच्छे से समझिए, रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। पढ़िए, आगे बढ़िए, हमारी विशेष आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू।